Hey dear students, welcome back to lecture 3 of our chapter 2 that is ecology। बच्चों आज का जो हमारा ये लेक्चर है, जैसे मैंने आपको कहा था आगे के कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो साउंड तो बड़े बोरिंग करते हैं लेकिन है बड़े ही इंटरेस्टिंग। देखो हम चैप्टर जो कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट की हर एक चीज़ें हमको समझ में नहीं आती है, लेकिन कुछ एनवायरमेंटल थॉट्स है, कुछ अप्रोचेस है इकोलॉजी के लिए। एनवायरमेंटल थॉट्स है बेसिकली जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, जैसे कि हम होते हैं ना कोई चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, वैसे ही ये एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, एनवायरमेंट को लेकर ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ज़्यादा कंजर्वेटिव है। तो इनकी जो सोच होती है, इनके जो थॉट प्रोसेस होते हैं वो हमेशा एनवायरमेंट के आसपास क्या करते हैं, घूमते हैं। तो इन्होंने कुछ 5 ऐसे कॉन्सेप्ट हमको दिए हैं इकोलॉजी में समझने के लिए, जो हमारी एज ए ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना बहुत ही हमको ज़रूरी है। तो क्या है ये 5 कॉन्सेप्ट जिसको हम बुलाते हैं अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी को समझिए, इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझिए। कैसे समझेंगे हम? ये 5 जो कॉन्सेप्ट है हमारे सामने उसके जरिए। पहला है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, फिर आता है हमारा बायोसेंट्रिज्म, फिर आता है इकोसेंट्रिज्म, इकोफेमिनिज्म और लास्ट में आता है हमारा डीप इकोलॉजी। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट, वन बाय वन आज के हमारे इस सेशन में हम देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इस कॉन्सेप्ट से जिसको कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है। ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच का मतलब होता है, यहाँ पर बोला गया है कि ह्यूमंस जो है उसको क्रिएट किया है, बाकी सारे लिविंग बीइंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो ह्यूमंस के यूटिलिटी के लिए, यानी कि ह्यूमंस के यूज़ के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए तो हम एज ह्यूमंस, एज मैन, हम बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को और कई सारे रिसोर्सेज को हम ओवर एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म इज़ अ ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच जो बोलता है ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस से बड़ा और किसी का भी एग्जिस्टेंस यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण यानी कि ज़रूरी नहीं है। डिटेल में पढ़ेंगे हम आज के इस कंसेप्ट एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को। देखो टेक्स्ट बुक में आपकी हिस्ट्री नहीं दी है, लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है वो हम समझेंगे कि ये एंथ्रोपोसेंट्रिज्म आया कहाँ से। हमारी जो रिलीजियस टेक्स्ट होती है, रिलीजियस टेक्स्ट में कई सारे ऐसे वर्सेस होते हैं जो कि हमको इस कॉन्सेप्ट तक ले जाते हैं। ओके, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म एक ब्रांच है किसकी? फिलोसॉफी की और ज्यूरिस्प्रूडेंस की, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लॉ दैट ट्रीट्स मैन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग इन द वर्ल्ड। अब मैन यहाँ पर जेंडर की बात नहीं हो रही है, मैन यानी कि ह्यूमंस की बात हो रही है। तो ये एक ऐसी ब्रांच है फिलोसॉफी की और स्टडी ऑफ लॉ की जो हमको कहती है मैन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्रिएचर है इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर। इन एन एंथ्रोपोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव, अब जो एंथ्रोपोसेंट्रिक होते हैं, जो इस एनवायरमेंटल थॉट्स के बारे में सोचते हैं, उनका कहना है ह्यूमंस आर सीन एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड डोमिनेंट स्पीशीज ऑन अर्थ। ह्यूमन सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डोमिनेंट स्पीशीज है हमारे प्लैनेट अर्थ पे, विद अदर लिविंग बीइंग्स इन द एनवायरनमेंट वैल्यूड प्राइमरीली फॉर द यूटिलिटी और बेनिफिट्स टू ह्यूमंस। इसका मतलब है इसी के साथ साथ जो दूसरे लिविंग बीइंग्स है और जो एनवायरनमेंट है उन सब के ऊपर हमने इम्पोर्टेंस किसको दी है? हमने ह्यूमंस को इम्पोर्टेंस दी है। बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे यूटिलिटी, यानी हम एज ह्यूमंस हमारे यूटिलिटी और हमारे बेनिफिट के लिए बनाई गई है। Concept that human beings represent the image of God on earth is rooted in certain religious and theological perspective, particularly in Judeo-Christian tradition. तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो एक लाइन आपने सुनी होगी, ह्यूमन बीइंग्स रिप्रेजेंट द इमेज ऑफ गॉड ऑन अर्थ, तो ये जो है कई सारे रिलीजियस टेक्स्ट में आया है कि गॉड हैज़ क्रिएटेड मैन इन द इमेज ऑफ गॉड। कई सारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं जो इसका इंटरप्रिटेशंस भी बताते हैं, जैसे कि बाइबल में दिस आइडिया इज प्राइमरली बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट सच एज बाइबल। बाइबल में ये बात कही गई है, मैनी रिलीजियस टेक्स्ट इंक्लूडिंग बाइबल स्टेट दैट ह्यूमंस आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ बाइबल की ही कहानी नहीं है, मतलब बाइबल में ही नहीं कहा गया है, बाइबल के अलावा कई सारे ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट है जिसमें कहा गया है दैट ह्यूमंस आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। फॉर एग्जाम्पल जेनेसिस में न्यू इंटरनेशनल वर्जन है, इट इज़ रिटन
देन गॉड सेड लेट अस मेक मैनकाइंड इन आवर इमेज इन आवर लाइकनेस, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है गॉड ने कहा है किसमें, जेनेसिस में क्या कहा है कि चलो मैनकाइंड यानी कि ह्यूमंस को बनाते हैं हमारे इमेज में, हमारे लाइकनेस में। दोनों का ही मतलब होता है रिसेम्बलेंस, दोनों का ही मतलब होता है रिसेम्बलेंस। रिसेम्बलेंस का मतलब क्या होता है, मिलता जुलता। जैसे हम कहते हैं ना यू रिसेम्बल योर फादर, दैट मीन्स आप अपने पापा के जैसे दिखते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ह्यूमंस की जिसकी कंपैरिजन गॉड से करेंगे, तो बच्चों एक चीज याद रखना, गॉड इज अ स्पिरिट, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल बॉडी और अपीयरेंस, राइट। तो हम गॉड की कंपैरिजन ह्यूमन से कैसे कर सकते हैं, कैसे इंसान को बोल सकते हैं कि तुम किसके जैसे दिखते हो, गॉड के जैसे दिखते हो, ऐसा नहीं कहते। हर ह्यूमंस में गॉड है ये भी हम नहीं कह सकते। ह्यूमंस गॉड को रिजेंबल करते हैं, यानी कि गॉड की कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो ह्यूमंस के अंदर उसको बनाते वक्त दी गई है। ह्यूमंस को क्रिएट करने के टाइम पे गॉड की कुछ ऐसी क्वालिटी है जो ह्यूमंस में इम्बाइब की गई है। इसीलिए बोला जाता है लेट अस मेक मैनकाइंड इन आवर ओन इमेज इन आवर लाइकनेस, यानी कि हम जो चाहते हैं हमने ह्यूमंस को बनाया है, कुछ क्वालिटीज उसके अंदर इम्बाइब करके हमने उसको दे दी। जैसे गॉड की क्वालिटी, सबसे बेस्ट क्वालिटी है गॉड की माफ़ कर देना। हम कितनी भी गलती करते हैं, हम जाते हैं उनके सामने, जो भी हमारी प्रेयर प्लेस है, हम वहाँ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ उठाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं और हमको माफ़ी उसकी मिल भी जाती है। हमें तो ऐसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है कि हमें माफ़ी मिल गई है। तो यही क्वालिटी कुछ ह्यूमंस के अंदर भी होती है कि जितना भी उनके साथ बुरा करो वो हमेशा आपको माफ़ करते हैं। तो इसी को कहते हैं गॉड हैज़ क्रिएटेड अस इन द इमेज ऑफ गॉड, सॉरी ह्यूमंस आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। So let us make mankind in our image, in our likeness. So God created mankind in His own image, in the image of God He created them, male and female He created them. यानी कि इसी के साथ साथ उसने क्या किया है, मेल और फीमेल को भी, ये दो जेंडर्स जो है इस दुनिया में बनाकर भेजे हैं। This implies that there is something inherently divine or reflective of God in the nature of human beings. यानी कि कहीं ना कहीं ह्यूमंस के नेचर में कुछ तो ऐसी क्वालिटी है जो गॉड की क्वालिटी से रिसेंबल करती है। It suggests that humans have a higher purpose, moral responsibility and a connection to the divine that distinguishes them from other aspects of creation. दुनिया में कई सारे क्रिएशन और स्पीशीज भेजे गए हैं, लेकिन इन सब के अलावा ह्यूमंस ऐसे क्रिएट किए गए हैं जिसको गॉड ने अपनी वर्शिप के लिए स्पेसिफिकली बनाकर इस दुनिया में भेजा है। तो इसीलिए ह्यूमन का डोमिनेशन जो है अदर क्रिएचर्स, अदर लिविंग बींग्स के कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा है। बस यही इस कंसेप्ट का कहना है। तो ये हमने एंथ्रोपोसेंट्रिज्म की हिस्ट्री जो है उसको डिटेल में समझी है। नाउ सो वी हैव एनवायरमेंटल थॉट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, कहाँ से डिराइव किया गया है, इन वर्ड्स के मतलब क्या है। एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमन और केंट्रॉन जो वर्ड है उसका मतलब होता है सेंटर। इसीलिए एंथ्रोपोसेंट्रिज्म एक ऐसा एनवायरमेंटल थॉट है जिसको हम बुलाते हैं ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। क्या बुलाते हैं, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। यानी ह्यूमन जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसके कंपैरिजन में, बाकी सारे क्रिएचर्स, सारे लिविंग बींग्स के कंपैरिजन में ह्यूमन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। It is an environmental ethic views earth and its resources exist for human use or consumption। ये एक ऐसा environmental ethic है जो हमको कहता है कि अर्थ पे जितने भी resources अवेलेबल है वो किसके लिए है, ह्यूमन यूज़ के लिए या फिर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ही अवेलेबल है। It grants a moral standing to human beings which means the well-being of humans is to be considered। यानी कि humans के बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी resources को वो यूज़ करना चाहे, जैसे भी यूज़ करना चाहे वो कर सकता है। ये हम नहीं कह रहे, ये एंथ्रोपोसेंट्रिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो हमको समझाता है। It focuses on fixing the problem of limited resources through the use of technology rather than a reduction in consumption। Okay। इसका मतलब है ये कॉन्सेप्ट हमको कहता है अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, कोई रिसोर्स ऐसा है नेचुरल रिसोर्स जो लिमिटेड है, कम मात्रा में अवेलेबल है, तो हमको एज ए ह्यूमन क्या करना चाहिए, उसका कंजम्पशन रिड्यूस करना चाहिए, राइट। लेकिन हम कंजम्पशन को रिड्यूस करने के बदले क्या करते हैं,
टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और उस रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो देखो इंसान कितना मतलबी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है तो उसका कंजम्पशन कम नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा, टेक्नोलॉजी के ज़रिए और उन रिसोर्सेज को क्रिएट करने की कोशिश करता है। It gives importance to human supremacy and considers non-human natural entities and nature as a whole to be only means of human ends। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुप्रीम यानी पावर, अथॉरिटी, सबसे नंबर 1 पोजीशन जो हमने दी है, हमने ह्यूमंस को दे दी है। हमने किसको दी है? ह्यूमंस को दी है। और नॉन ह्यूमन नेचुरल एंटिटीज़ एंड नेचर, उसके अलावा जितने भी क्रिएचर है ये सब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए बने हुए हैं। ह्यूमंस इनका जिस तरीके से चाहे, जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ जिससे आपको ये एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इफ़ अ फॉरेस्ट वाज टू बी कट डाउन टू बिल्ड हाउसिंग फॉर ह्यूमंस, अगर एक फॉरेस्ट को कट करना चाहिए, क्यों? हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं ना, क्यों करते हैं? हमारे पास रहने की शहरों में जगह कम हो गई तो हमने जंगलों को काट कर वहाँ भी घर बनाने शुरू कर दिए। यहाँ कहा जा रहा है अगर फॉरेस्ट को कट करके हमने क्या किया, घर बनाए ह्यूमंस के लिए, तो दिस वुड बी सीन एज एन एंथ्रोपोसेंट्रिक आइडिया एज इट ओनली सूट्स एंड बेनिफिट्स ह्यूमन। तो जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म थॉट रखने वाले लोग होते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक होते हैं, उनका ये मानना सही है कि अगर हमको रहने के लिए जगह नहीं है तो फॉरेस्ट को कट करो, वहाँ जाकर ह्यूमन रह सकते हैं। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ह्यूमंस को बेनिफिट मिल रहा है, एज लॉन्ग एज ह्यूमंस आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस आइडिया वी हैव गॉट नो प्रॉब्लम। नो कंसिडरेशन इज गिवन फॉर एनिमल्स और करंट एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ इन द एरिया। अब ह्यूमंस को इंपॉर्टेंस दी ना एंथ्रोपोसेंट्रिक ने, उनको ना एनिमल से लेना देना है ना वहाँ की वाइल्ड लाइफ से लेना देना है। डेफिनेटली जब हम जंगल को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जंगल में रहने वाले कुछ जानवर होते हैं जिनका घर होता है, हम उनके घरों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक जो थॉट रखते हैं उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है एनिमल्स का या वाइल्ड लाइफ का वहाँ से घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उनके लिए मेन यही मानना है कि फॉरेस्ट को कट करो ताकि ह्यूमन्स को बेनिफिट मिले, वो अपना डेवलपमेंट, अपना घर वहाँ बनाकर रहना शुरू कर सकता है। That is the basic idea of this thought anthropocentrism. Now, in the mainstream of Western cultural tradition, only human beings have been treated morally. Western cultural tradition की अगर हम बात करें तो human beings को ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा importance जो है वो दी गई है। Thus, anthropocentrism is the most conservative approach of environmental ethics. स्टार्ट में ही मैंने कहा था anthropocentrism जो है एक बहुत ही conservative environmental ethic है। क्यों? यहाँ पर लोग humans को ही क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है अदर लिविंग स्पीशीज़ के ऊपर या अदर लिविंग थिंग्स जो अवेलेबल है या नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है, उन सब के ऊपर हमने तवज्जो, इम्पॉर्टेंस ह्यूमंस को दी है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। अब कुछ लोग जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म जैसे आइडिया को सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स है? 2 तरीके के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक हमेशा फेवर में होते हैं और एक हमेशा अगेंस्ट होते हैं। तो जो फेवर वाले एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है वहाँ पर 2 एंथ्रोपोसेंट्रिक लोग हैं, जॉन पासमोरे और क्रिस्टन श्रेडर फ्रेशेट, एडवोकेट्स एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच टू एनवायरमेंटल एथिक्स। यानी कि ये एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। दे आर इन फेवर ऑफ एनी एक्शन दैट वुड एंश्योर ह्यूमन वेलफेयर। तो वो कोई भी एक्शन जो ह्यूमंस के बेहतरी के लिए होगा, भले उससे कोई और स्पीशीज़ डिस्टर्ब हो रहे हैं या डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हमें लेना देना नहीं है। तो ये लोग जो है वो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के फेवर में हैं। दिस स्टेट वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर ह्यूमैनिटी। इनका कहना है ये जो दुनिया बनाई ही गई है ये इंसानों के लिए बनाई गई है। Believers in this philosophy says humans can rightfully try to benefit as much as possible from the environment. तो ये जो फिलोसॉफी मानते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म वाले लोग, उनका कहना है कि आदमी जो है यानी इंसान जो है वो जितना बेनिफिट लेना चाहे नेचर से वो क्या कर सकता है, ले सकता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि ये दुनिया बनाई ही गई है किसके लिए? ह्यूमंस के लिए। Okay. Now, Brian Norton, leading apologist, anthropocentric environmental ethics, argues that we should enlarge our conception of human well-being. He states the undegraded natural environment. अब ये जो है ब्रायन नॉर्टन वो एंथ्रोपोसेंट्रिक को क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं, यानी कि उसकी तरफ से बात करते हुए क्या कह रहे हैं,
ही इज टॉकिंग अबाउट अनडिग्रेडेड नेचुरल एनवायरनमेंट, वो नेचुरल एनवायरनमेंट जो हमको मिला है नेचर से, जिससे हमको इट प्रोवाइड्स गुड एनर्जी मिलती है, फूड है, मेडिसिन है, सर्विसेज मिलती है, जैसे हमको फ्री का ऑक्सीजन मिलता है, वाटर प्योरिफिकेशन मिलता है, रिप्लेनिशमेंट मिलता है, ये सारी चीज़ें हमको किससे मिलती है, नेचर से मिलती है। तो अगर नेचर से हमको मिल रही है यानी कि ये हमारे कंजम्पशन के लिए ही बनाई गई है। कंट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन वेल बींग इन इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक वेज। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा ह्यूमन वेल बींग के लिए रहा है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, या फिर वो साइंटिफिक तरीके से ह्यूमंस के बेटरमेंट के लिए बनाया गया है। गुड सीनरी एंड क्लीन एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन। तो क्लीन एनवायरनमेंट, ग्रीन एनवायरनमेंट जो हम बोलते हैं वो बनाया किसके लिए गया है, ह्यूमंस के लिए। Clean air and water, open spaces and green belts, complex and diverse landscape, national park and wilderness playgrounds are important human amenities। तो नेचर से ये सारी amenities जो है वो किसको मिली है, ह्यूमंस को मिली है। Norton argues that we should ensure that future human beings will be able to enjoy bountiful natural resources, a whole functioning ecosystem, environmental amenities and opportunities to engage of the psycho-spiritual experiences offered by nature and to explore ecology and taxonomy इंटेलेक्चुअली। तो नॉर्टन का क्या कहना है, जितने भी रिसोर्सेज जो हमने देखे हैं ना, जो ह्यूमन के वेलबींग के लिए है, जो ह्यूमन एम्यूनिटीज़ के लिए अवेलेबल करके दिए गए हैं, तो फ्यूचर जनरेशन को भी जितना हो सके उतना इसका फ़ायदा उठाने मिलना चाहिए। तो नॉर्टन भी कहीं ना कहीं एंथ्रोपोसेंट्रिक को डिफेंड करते हैं, यानी कि उसके बारे में ही बात करते हैं। नाउ this approach is however not acceptable on several counts. The main critics of this approach, अब वो आर्ग्यूमेंट जो कि अगेंस्ट बात करते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के, वो अप्रोच का कहना है that this approach is formulated from the human perspective only and this may not be the only reality। अब जो सोच रहे हैं वो सिर्फ ह्यूमंस को ध्यान में रखते हुए सोच रहे हैं, ह्यूमंस के अलावा बाकी किसी भी क्रिएचर के बारे में सोचा नहीं गया है। Ecology cannot be considered only in terms of its usefulness to humans, it's rather a selfish attitude। इकोलॉजी सिर्फ ह्यूमंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई गई है। इकोलॉजी क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन जो करता है उसकी स्टडी करना, उसको हम बुलाते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में सिर्फ ऑर्गेनिज्म टर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं है, अदर क्रिएचर्स के लिए भी एग्जिस्ट करता है। तो ये बड़ी ही बेवकूफ़ी और सेल्फिश एटीट्यूड की बात है कि आप सिर्फ ह्यूमंस के ऊपर इम्पॉर्टेंस दे रहे हो, एम्फोसिस कर रहे हो, और आप अदर लिविंग बींग्स या नॉन लिविंग क्रीचर्स के ऊपर ध्यान या नेचुरल रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं दे रहे हो। दिस अप्रोच इग्नोर्स द वैल्यू ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी और यूनिवर्स। तो जैसे मैंने कहा, इकोलॉजी में कई सारे ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है, लेकिन आपने उन सबको हटाकर सिर्फ ह्यूमंस के बारे में सोचा है। The perspective is to understand the ecology and its very purpose of existence beyond human perception is ignored। तो ये जो पर्सपेक्टिव है जो कि इकोलॉजी के बारे में समझता है, वो पर्सपेक्टिव जो इकोलॉजी के बारे में सोचना चाहिए, एंड इट्स वेरी पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस बियॉन्ड ह्यूमन परसेप्शन इज इग्नोर्ड। यानी कि हमारे जो इकोलॉजी में, हमारे जो इकोसिस्टम के अंदर, इकोलॉजी के अलावा इकोसिस्टम अलग होता है, तो इकोसिस्टम के अंदर सारे ह्यूमन बींग, सारे लिविंग बींग्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारे एक बैलेंस बना रहे हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे हैं। तो वो बैलेंस में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस हो ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ह्यूमंस के अलावा और भी कई सारे क्रिएचर्स हैं मदर नेचर के जो कि हमको मिले हैं, तो हमको वो सारे क्रिएचर को बैलेंस करके चलना है। So that is the critics which is talking about your anthropocentrism, basically opposing the approach of anthropocentrism. Okay, the next concept we have apart from anthropocentrism, the second most important concept is talking about biocentrism। अगर आपने anthropocentrism में देखा होगा तो man was above the other living creatures, here man has to be living with other creatures also। Now बायोसेंट्रिज्म जो है वो क्या है, इट इज़ अ लाइफ सेंटर्ड अप्रोच। व्हाट इज बायोसेंट्रिज्म, इट इज़ अ लाइफ सेंटर्ड अप्रोच। इट ग्रांट्स मॉरल स्टैंडिंग्स टू ऑल लिविंग बींग्स, यानी कि यहाँ पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको इक्वल इम्पॉर्टेंस मिलती है, उन सबको इक्वल इम्पॉर्टेंस मिलती है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में इम्पॉर्टेंट कौन था हमारे लिए, सिर्फ ह्यूमन बींग्स, इसीलिए तो वो नेचर को, रिसोर्सेस को डोमिनेट करता था। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने बायोसेंट्रिज्म की, तो यहाँ पर लाइफ सेंटर्ड अप्रोच है, सारे लिविंग बींग्स हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। द एडवोकेट्स ऑफ बायोसेंट्रिज्म जो मोस्टली वेगन्स होते हैं,
वेगन्स यानी कि वेजिटेरियंस आर अगेंस्ट हार्मिंग अदर लाइफ फॉर्म फॉर देयर ओन एंड्स। इनका मानना है अपने खुद के पर्पस के लिए आप किसको मारते हो, आप अदर क्रिएचर्स को, अदर लिविंग बींग्स को मारते हो। जैसे कि जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं डेफिनेटली कंजम्पशन के लिए दे किल एनिमल्स, दे डोंट गो एंड किल देमसेल्फ, बट डेफिनेटली उनका कंजम्पशन ही है तो उनके लिए कहीं तो कोई तो उस जानवर को मारेगा। तो ऐसा मानना है इनका कि आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हो, तो अपने कंजम्पशन के लिए आप क्या करते हो, अदर क्रिएचर्स का खून करते हो। 1986 में, अच्छा ये बायोसेंट्रिज्म जो अप्रोच है इसको इंट्रोड्यूस करने वाले और इसके बारे में ज़्यादा बात करने वाले या जिसने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया है उनका नाम है पॉल डब्ल्यू टेलर, या हम सिर्फ बात करते वक्त टेलर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो टेलर वर्ड दैट मीन्स पॉल डब्ल्यू टेलर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ही यूज्ड द टर्म बायोसेंट्रिज्म टू कैरेक्टराइज हिज इंडिविजुअलिस्टिक थियोरी ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स। इन्होंने अपनी एनवायरमेंटल एथिक्स के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस किया है। जब हम एनवायरमेंटल एथिक्स की बात करते हैं, एथिक्स यानी कि मॉरल स्टैंडिंग गुड और बैड, तो यहाँ पर गुड और बैड में आप सिर्फ ह्यूमंस को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, आपको अदर क्रिएचर्स पे भी उतना ही फोकस करना है। Now, thus this concept of biocentrism was launched from a platform provided by Animal Welfare Ethics. तो इन्होंने जो ये अप्रोच को स्टार्ट किया वो एनिमल के बारे में, एनिमल्स को ध्यान में रखते हुए इस अप्रोच को स्टार्ट किया है। टेलर आर्ग्यू दैट ऑल लिविंग थिंग्स हैव इनहेरेंट वैल्यू वर्थ ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि हर एक लिविंग थिंग्स जो है यहाँ पर हर एक लिविंग बीइंग की क्या है, वैल्यू है, उनकी लाइफ की इंपॉर्टेंस है, तभी तो उनको भी क्रिएट किया गया है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। एंड सो ऑल लिविंग बीइंग्स डिजर्व मॉरल रिस्पेक्ट इक्वली। हम ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम नॉनवेज खाते हैं तो सारे नॉन वेजिटेरियन कंज्यूम करने वाले जितने भी वो हॉर्बीवोरस या कार्निवोरस है उनको हम खाकर ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं होता है। ईच एंड एवरी लिविंग क्रिएचर डिजर्व्स इक्वल मॉरल रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, so does human beings. His view of all that is required to have inherent value is to be alive grounds on the idea of respect for nature. अब उनका ये जो व्यू है ना कि हर एक लिविंग क्रिएचर का इनहेरेंट वैल्यू है, इनहेरेंट वैल्यू का मतलब होता है वर्थ ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि वो एग्जिस्ट करते ही इसीलिए क्योंकि उनको बनाया गया है। अब उसको जिसने बनाया है सोच समझ के ही तो बनाया होगा कि इस स्पीशीज़ का जो लिविंग बीइंग है उसका भी एग्जिस्टेंस इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए क्या है, ज़रूरी होता है। तो उनका ये जो आइडिया है ये इस ग्राउंड के ऊपर बनाया गया है, इसका बेस पॉइंट ही ये है कि देयर हैज़ टू बी अ रिस्पेक्ट फॉर नेचर, यानी कि हर एक लिविंग बीइंग्स जो नेचर में अवेलेबल है आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है। नाउ व्हाट आर द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस आउटलुक। अब ये बायोसेंट्रिज्म को हम थोड़ा अच्छे से विद एन एग्जाम्पल भी समझेंगे। ह्यूमन्स आर मियरली मेंबर्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटी एंड आर नॉट स्पेशल, यानी यहाँ सीधा सीधा बोला गया है तुम इस बायोटिक कम्युनिटी का, तुम इंसान जो हो ना, इस बायोटिक कम्युनिटी का क्या हो, हिस्सा हो। बायोटिक कम्युनिटी का मतलब लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है, तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है तुम ह्यूमन बींग्स भी इन लिविंग क्रिएचर्स का हिस्सा हो, लेकिन तुम कोई बहुत बड़े ये नहीं हो, महारथी नहीं हो जिसको इम्पोर्टेंस हम बाकी सारे क्रिएचर्स के ऊपर देंगे। They are like animals, a product of natural evolutionary processes. As animals, we are entirely dependent on ecological system for our survival. तो हम नेचुरल इवोल्यूशनरी प्रोसेस से बने हैं, जानवर भी वैसे ही पैदा होते हैं और उनकी भी पॉपुलेशन आगे बढ़ती है। ह्यूमन बींग्स का भी सेम है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस के साथ क्रिएट हुआ है और आगे उनकी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है। तो तुम कोई बहुत बड़े स्पेशल नहीं हो, तुम्हारे में और एनिमल्स में सेम चीज़ है जो कि बनाई गई है। यहाँ पर एनिमल्स वी आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन इकोलॉजिकल सिस्टम, तो यहाँ पर एज एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो नोन एज एनिमल, राइट, अ सोशल एनिमल। तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स जो है उसको भी अपने इकोलॉजिकल सिस्टम्स पे डिपेंड होना पड़ता है अपने आगे के सर्वाइवल के लिए। ना ऑल इकोसिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। हमने जो एक वो पिरामिड वाला डायग्राम देखा ना, सारे इकोसिस्टम्स में जितनी भी स्पीशीज़ है जो भी अवेलेबल है, सब हर कोई आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। Now, each individual living thing is conceived of as a teleological center of life, which means each organism has a purpose or reason for being.
हर एक इंडिविजुअल लिविंग थिंग, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पंछी हो, जो भी लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं, दे आर कंसीव्ड एज टेलियोलॉजिकल सेंटर ऑफ लाइफ, जिसका मतलब होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट करता है उसका कुछ ना कुछ पर्पस है, उसका कुछ ना कुछ रीज़न है उसके एग्जिस्टेंस के लिए, यानी उसके एग्जिस्टेंस के पीछे कोई ना कोई रीज़न है जो बनाया गया है, इसीलिए उस स्पीशीज़ को क्रिएट किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट सीकिंग लाइट that have goods of their own striving to achieve their goals, यानी कि उनको कोई एक पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है, वो अपने उस पर्पस को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे कि प्लांट को बनाया गया है तो उसको लाइट की बहुत ही ज़रूरत है अपने ग्रोथ के लिए. अब वो जब ग्रो हो रहा है डेफिनेटली उससे जो भी फ्रूट्स मिलते हैं उसका बेनिफिट्स हम ह्यूमन को मिलता है. देन ह्यूमन्स आर नॉट इन एनी वे सुपीरियर टू अदर लिविंग थिंग्स. तुम किसी से भी बड़े नहीं हो, तुम सुप्रीम नहीं हो किसी भी लिविंग क्रिएचर के ऊपर. तुम मतलब यहाँ पर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं. बायोसेंट्रिज्म स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, यानी कि बायोसेंट्रिज्म जो है वो कंप्लीट अपोजिट है किसका, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का, which prioritize human interest and well-being about those of other species. यानी कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या करता है, ह्यूमंस को इंपॉर्टेंस देता है दूसरे स्पीशीज़ के ऊपर, हालांकि बायोसेंट्रिज्म बोलता है कि ह्यूमंस कोई सुपीरियर नहीं है किसी भी लिविंग क्रिएचर के ऊपर. Now, how to understand this with the help of an example? Let us imagine there is a forest ecosystem. एक forest ecosystem है जहाँ पर कई सारे species है, जहाँ पर plants है, animals है, fungi है, micro organisms है, ये सब आपस में उस forest के अंदर क्या करते हैं, exist करते हैं. Now, from a biocentric perspective, each organism within this ecosystem is considered valuable and worthy of respect and protection. तो अब ये जितने भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर हमने ये देखे हैं ना स्पीशीज़ को, प्लांट्स उनका भी होना ज़रूरी है हमारे ऑक्सीजन के लिए, एनिमल्स उनका भी होना ज़रूरी है इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन करने के लिए, फंगाई का होना ज़रूरी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होना ज़रूरी है. तो ये एक बैलेंस को बनाए रखने के लिए इनको क्रिएट किया गया है. तो इनका उतना ही वैल्यू है जितना लिविंग थिंग्स का, जितना ह्यूमंस का है. नाउ each organism within this ecosystem is considered valuable and worthy of respect and protection. तो इनको प्रोटेक्ट करना भी हमारी क्या है, जिम्मेदारी है. This perspective acknowledges that each species plays a unique role in maintaining the health and balance of the इकोसिस्टम. तो जैसे मैंने आपको कहा हर एक स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, उन्हें बचाए रखना ज़रूरी है. इसीलिए ज़रूरी है कि अगर ये नहीं रहेंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो हमारा संतुलन है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा. जैसे कि ऐसे कई सारे रिलीजियस टेक्स्ट है बच्चों जिसमें कहा गया है कि मधुमक्खी जो होती है जिसको हम हनी बी बुलाते हैं, जैसे ही उसका दुनिया से एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, बस उसके कुछ सालों बाद जो है वो ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी. रिलीजियस टेक्स्ट भी बोलते हैं, कई सारे साइंटिफिक स्टडीज़ भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं ये बैलेंस होना ज़रूरी है. तो जितनी भी लिविंग स्पीशीज़ है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है. तो ये इंटरडिपेंडेंसी की वजह से ही तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है इकोसिस्टम के अंदर. अगर वो संतुलन बिगड़ गया तो डेफिनेटली ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हमारे सामने आने के लिए, और हम ह्यूमंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट और सुप्रीम समझते हैं. इसीलिए हम अदर स्पीशीज़ को, अदर रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, जो कि कंप्लीट अलग कॉन्सेप्ट है बायोसेंट्रिज्म से. I hope we have understood the concept of biocentrism. Now let us move ahead with the very next part that talks about our ecocentrism. Ecocentrism क्या होता है, क्यों होता है, इसको आज हम डिटेल में समझेंगे. Now, ecocentrism is basically a nature-centered approach. It places an emphasis on the interconnectedness of all life. अच्छा, इट इज़ अ नेचर सेंटर्ड अप्रोच. बायोसेंट्रिज्म क्या था, वो ऑल अदर लिविंग थिंग्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देता था, लेकिन इकोसेंट्रिज्म जो है वो नेचर सेंटर्ड अप्रोच है. किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, सारी लाइफ जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, सारी लाइफ जो आपस में इंटरकनेक्टेड है. एंथ्रोपोसेंट्रिज्म अप्रोच हो गया, बायोसेंट्रिज्म हो गया, इकोसेंट्रिज्म आया जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था एल्डो लियोपोल्ड इन द ईयर 1949. इकोसेंट्रिज्म इज अनदर वर्ल्ड व्यू, यानी कि ये एक और पर्सपेक्टिव है, तीसरा पर्सपेक्टिव है इकोलॉजी को समझने के लिए. इट प्लेसेस इकोसिस्टम्स इन द सेंटर एंड ह्यूमंस आर सीन एज इंटरकनेक्टेड विद द एनवायरनमेंट. तो जो हमारा इकोसिस्टम है हम बात करेंगे उसकी, इकोसिस्टम है हमारा ये, राइट. और यहाँ पर बोला गया है इस इकोसिस्टम का लेना देना किससे है,
ह्यूमन से है। किससे है? इस इकोसिस्टम का लेना देना जो है वो एक ह्यूमन से है। किसके साथ में? ये जो हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है उसके साथ में। इकोसेंट्रिज्म रिकॉग्नाइजेस दैट स्पीशीज डेवलप टुगेदर ओवर टाइम, यानी कि स्पीशीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होती है? डेवलप होती है। एंड एक्शंस दैट एनकरेज स्पीशीज टू लिव इन हार्मनी विद वन अनदर आर वर्थ परसुइंग। इसीलिए इन दोनों को साथ में ही क्या करना होगा? रहना होगा, साथ में ही जीना होगा, उस बैलेंस को मेंटेन करने। Ecocentrism also extends beyond individual ecosystem to consider the health of the entire biosphere including global climate system, oceans and atmospheric processes। तो ये नेचर सेंट्रल अप्रोच है, इसीलिए वो कई सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखती है, ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम्स पे भी, ओशंस के ऊपर भी, और उसी के साथ साथ वो ध्यान देती है एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस के ऊपर भी। तो नेचर को भी यहाँ पर क्या किया गया है? ध्यान में रखा गया है, नेचर अलॉन्ग विद अदर लिविंग बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स। It recognizes that human activities can have far-reaching impacts on ecosystem and biodiversity and advocates for sustainable practices that minimizes the harm to the Earth's natural system। यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का बहुत इम्पैक्ट होता है किसके ऊपर? हमारे अर्थ के नेचुरल सिस्टम के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमने डिफॉरेस्टेशन किया, उसका इम्पैक्ट नेचर पे होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। तो अल्टीमेटली ये सारा साइकिल आपस में क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। नाउ ecocentrism emphasizes the intrinsic value of ecosystems and the need for humans to live in harmony with the natural world। तो इकोसेंट्रिज्म किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम में जो भी एग्जिस्ट करता है, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, फंगाई हो, लैंडस्केप हो, ये सारे के सारे हमारे ही यूज़ के लिए बनाए गए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन इकोसिस्टम में बैलेंस जो बनता है वो इन सब के एग्जिस्टेंस से बनता है, और हर कोई एग्जिस्ट करता है किसी ना किसी पर्पस या रीजन से। Ecocentrism is a holistic worldview that emphasizes on safeguarding natural entities like species, हर एक species को protect करना, landscape को और ecosystems को protect करना। It also values entities, relationships and processes which take place in the ecosystem। तो इसी के साथ साथ वो किसके ऊपर फोकस करता है? अपने जितने भी इकोसिस्टम में जो कुछ भी रिलेटेड इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, हर किसी का आपस में एक हार्मनी में रिलेशन होना ज़रूरी है। Now, ecocentric philosophies claim that the value or worth of a rock or a tree or water is not judged simply by the way that humans can use it. Instead, it's valuable because it plays a role in the greater environment। यहाँ पर क्या बोला गया है? हम कैसे समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को? जैसे मैंने आपको कहा, हर एक चीज़ नेचर से रिलेटेड है, तो नेचर में जो कुछ भी अवेलेबल है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए। चाहे हम किसी रॉक के वैल्यू की बात करें, किसी ट्री के वैल्यू की बात करें, या वाटर के वैल्यू की बात करें, उसकी वैल्यू ये सोचकर डिसाइड नहीं की जाती है कि ह्यूमंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इन सब की वैल्यू ये सोचकर डिसाइड नहीं की जाती है कि ह्यूमंस के यूज़ के लिए कितनी काम आने वाली चीज़ें हैं, रेदर उसका एनवायरनमेंट में रोल क्या है, उसके बेसिस पर उसकी वैल्यू जो है वो होती है। जैसे वाटर हम कितना कंज्यूम करते हैं उस हिसाब से उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उसका यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है, हमारे यूटिलिटी के लिए वो कैसे काम आ सकती है, सिर्फ वही एक रीज़न नहीं होता है, उसका एग्जिस्टेंस ही बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में होता है। Now, it calls for a shift away from anthropocentric perspective that prioritizes human interest at the expense of the environment। तो यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, इकोसेंट्रिज्म कहता है कि जो लोग ये एंथ्रोपोसेंट्रिज्म अप्रोच रखते हैं, यहाँ से शिफ्ट होकर तुमको किसके बारे में सोचना चाहिए? इकोसेंट्रिज्म के बारे में, या इकोसेंट्रिक होना ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर इम्पोर्टेंस देते हो किसको? ह्यूमंस को, और यहाँ पर आप इम्पोर्टेंस देते हो जितनी भी इकोसिस्टम में लाइफ इंटरकनेक्टेड है, और उसी के साथ साथ आप इम्पोर्टेंस किसको देते हो? नेचर को इम्पोर्टेंस देते हो। Towards a more holistic approach that values and protects the interconnected web of life on earth। तो जितनी भी लाइफ इस प्लैनेट अर्थ पे अवेलेबल है, उन सब की हम क्या कहते हैं यहाँ पर? वैल्यू भी है, और उसी के साथ साथ उसको प्रोटेक्ट करना भी क्या है? ज़रूरी है। दैट इज़ वॉट दिस इकोसेंट्रिक अप्रोच टॉक्स अबाउट। हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म जो ह्यूमन को इम्पॉर्टेंस देता है, बायोसेंट्रिज्म
एनिमल्स को इम्पोर्टेंस देता है या अदर लिविंग बींग्स को देता है। इकोसेंट्रिज्म नेचर सेंटर्ड अप्रोच है जो किसको इम्पोर्टेंस देता है, अदर लिविंग बींग्स अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन। ह्यूमन को भी इंपॉर्टेंस है उतनी, लेकिन सिर्फ ह्यूमन की इंपॉर्टेंस नहीं है, ह्यूमंस है, अदर लिविंग बींग्स है, उसके साथ साथ नेचर से जो भी हमको अवेलेबल मिला है, नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस टू अस, एज इंपॉर्टेंट एज men or any other living species which are available on this planet Earth। तो ये है हमारा आज का 3 टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया है बच्चों। आई होप बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, इकोलॉजी को आपने थोड़ा अच्छे से समझा होगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम और दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।